Hello everyone, welcome to another video. In this video, we will discuss in brief about the foundation of China's foreign policy during the Cold War period. ठीक है, कोल्ड वॉर पीरियड के समय में चाइना का जो फॉरेन पॉलिसी का बेसिक फाउंडेशन है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। तो कोल्ड वॉर पीरियड ही क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि उससे पहले जो था चाइना, वो कम्युनिस्ट चाइना नहीं था। दैट वाज अ कुइमिंटांग चाइना। ठीक है, तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन सिविल वार के बाद जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे स्टैब्लिश हुआ उसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन माओ जेडोंग, उस समय का जो चाइनीज फॉरेन पॉलिसी किस तरह का था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफी सारा चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर वन नंबर वन है कमिटमेंट ना, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। चाइना खुद को वैंगार्ड ऑफ ग्लोबल कम्युनिज्म मानता है ना, एंड वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी को अपना के चलता है, उसको एम्बेरस करता है। ठीक है, और वो चाहता है कि उसका जो रेवोल्यूशनरी आइडियल्स है उसको वो बाहर एक्सपोर्ट करे, बाहर यानी बाकी जगह जहाँ पे कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा है, जैसे कि आपका कंट्रीज हो गया एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सारा कंट्रीज में जहाँ भी कम्युनिज्म ना, कम्युनिज्म को लेके कोई भी मूवमेंट चल रहा है वहाँ वो अपना सपोर्ट देना चाहता है। ठीक है, तो चाइना ये एम करता है कि वो एक लीडिंग सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक है, और जो डोमिनेंस उस समय जो डोमिनेंस था आपका सोवियत यूनियन का या फिर यूनाइटेड स्टेट्स का, उसको साइलेंट करके ना वो अपने आप को एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि कम्युनिज्म का एरिया में वो लीडिंग फ्रंट बन के निकलना चाहता था। और वो मानता था कि आफ्टर द स्प्लिट ऑफ साइनो सोवियत रिलेशन, वो ये कहता था कि जो सोवियत यूनियन जो मार्क्सिज्म या फिर कम्युनिज्म को जो आइडिया लेके चल रहा है, दैट इज नॉट द प्रॉपर कम्युनिज्म, या फिर वो सही नहीं है। ठीक है, ऐसा वो कहता था। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी। चाइना अपना नेशनल सिक्योरिटी को एक पैरामाउंट कंसर्न की तरफ से देखता है। वो उस समय कोल्ड वॉर के समय दोनों ही सुपर पावर जो उनको थ्रेट था ना, उसको परसीव करने के लिए पॉलिसीज लेके चला है। और ड्यूरिंग 1950s और 1960s, जब आपका चाइना एंड यूएसएसआर का जो रिलेशन था वो काफी ज्यादा डिटोरेट हो गया था ना, बाउंड्री इश्यूज वगैरह हो गया था, उस समय चाइना यूनाइटेड स्टेट्स का साथ क्लोजर टाइज बनाने का भी कोशिश किया है, ताकि वो सोवियत यूनियन का जो थ्रेट है उसको काउंटर बैलेंस कर सके। उस समय सरप्राइजिंगली उस समय आप ये भी देखा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स से काफी सारा डिप्लोमेट्स सीक्रेट मिशंस में था चाइना में। ठीक है, फिर है आपका सेल्फ रिलायंस एंड आइसोलेशन। चाइना को कहा जाता है कि स्लीपिंग जाइंट कहा जाता था। क्यों कहा जाता था ऐसा? क्योंकि उसने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया था, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, जिससे कि वो फॉरेन पावर्स पे डिपेंडेंसी को कम कर देगा। चेयरमैन माओ जेडोंग का जो पॉलिसी था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, बाद में कल्चरल रेवोल्यूशन, ये सब चीज का वजह से वो एक सेल्फ सफिशिएंट सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहता था, जो कि रूरल एग्रीकल्चर और मास मोबिलाइजेशन में काफी ज्यादा एम्फेसिस करता था। चाइना रिलेटिवली मतलब आइसोलेटेड रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी से ना, और डोमेस्टिक डोमेस्टिक डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस किया हुआ, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस किया। तो ये एक सेल्फ रिलायंस एंड आइसोलेशन का एक पॉलिसी उस समय रहा है। ठीक है, फिर जब आर्म रेस चलता है, कोल्ड वॉर पीरियड में जब आर्म रेस चला, तो उस समय चाइना को ऐसा लगा कि उसको भी अपना एक खुद का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम डेवलप करना चाहिए। ठीक है, एंड उसको उसने 1964 में सक्सेसफुली उसको हासिल किया। ठीक है, तो चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कराया और वो वर्ल्ड का फिफ्थ न्यूक्लियर पावर बन गया। लेकिन चाइना का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो कहता है कि इट्स अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ना, क्रेडिबल डिटरेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि हम लोग डिफेंसिव नेचर का न्यूक्लियर वेपन्स को बना के रखा है, हम लोग नो फर्स्ट यूज, पहले हम लोग कभी यूज नहीं करेगा। ठीक है, फिर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड ही जो थर्ड वर्ल्ड सोलिडारिटी ना, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड ही जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आपका नाम का तहत निकल के जब आ रहा था, तो चाइना खुद को उस नाम लीग का या फिर नॉन अलाइन मूवमेंट का लीडर का तरह देख रहा था। ठीक है, खुद को उसका लीडर बनाने का कोशिश में लगा हुआ था, पर्टिकुलरली अफ्रीका एशियन कंट्रीज को लेके। ठीक है, तो उस समय चाइना काफी ज्यादा इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड प्रोवाइड किया है, वो सारा जगह पे जहाँ पे कॉलोनियलिज्म या फिर इंपीरियलिज्म का अगेंस्ट मूवमेंट चल रहा था, वार चल रहा था। ठीक है, फिर बॉर्डर डिस्प्यूट, ऑब्वियसली चाइनीज फॉरेन पॉलिसी को अगर आप जानना चाहते हैं तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को आपको काफी अच्छे तरह से जानना पड़ेगा। क्योंकि चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो आपका इंडिया का साथ रहा है ना, ताइवान का साथ रहा है, फिर आपका सोवियत यूनियन का साथ भी रहा है।
तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स है, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, इसने चाइनीज फॉरेन पॉलिसी को काफी ज्यादा सेव किया है, काफी ज्यादा सेव किया है, यानी कि उसने काफी ज्यादा रीजनल स्ट्रेटेजीज या फिर अपना अलायंसेस वगैरह भी इसी को लेके बनाया है। आज पाकिस्तान के साथ उसका अच्छा रिलेशन है बिकॉज उसका इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है ना। तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म। इसमें क्या है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ कोल्ड वॉर चाइना को ये समझ में आ गया था कि ये जो पॉलिसी है कम्युनिज्म को लेके चलना या फिर सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो उसको सक्सेस नहीं दिला सकता है। ग्लोबल पावर बनने का उसका जो सपना है उसको वो हासिल करने में मदद नहीं कर सकता है। तो एक शिफ्ट आया उनका एक फॉरेन पॉलिसी में, वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो कि आपका डेन जियोपिंग लेके आता है, ठीक है। तो वो जो पीरियड है उस समय उसने क्या किया, रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को छोड़ वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन इस तरफ पे लेके गया, मार्केट सोशलिज्म का तरफ लेके गया उसने, ठीक है। तो इसका वजह से आज चाइना ग्लोबल इकोनॉमिक पावर भी बन के बैठा हुआ है ना। नेक्स्ट है ताइवान इशू। अगर आपको चाइना का फॉरेन पॉलिसी को समझना है तो ताइवान इशू को काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस आपको देना चाहिए, ठीक है। तो चाइनीज गवर्नमेंट कंसिडर करता है कि ताइवान जो है वो भूला भर का साथी है, जो कि नाराज होके निकल के चला गया है, उसको वापस लेके आना है, मेनलैंड चाइना का साथ उसका रीयूनिफिकेशन करना है, ठीक है। तो वो एक्टिवली अपोज करता है कुछ भी ऐसा चीज इंटरनेशनल, ऐसा कुछ भी रिकॉग्निशन हो जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है एज अ सेपरेट एंटिटी, वो उसको हमेशा से अपोज करता आया है। और वो चाहता है कि वो ताइवान को डिप्लोमेटिकली उसको आइसोलेट करना चाहता है। तो इसलिए जब कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स या फिर बाकी कोई भी कंट्री ताइवान का साथ अलायंस बनाने के लिए या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने का कोशिश किया है तो वो चाइना उसको हमेशा अपोज करता आया है, ठीक है। अ, फिर आपका कोल्ड वॉर पीरियड में काफी ज्यादा प्रॉक्सी वार्स हुआ था। तो उस समय प्रॉक्सी वार्स इन सपोर्ट फॉर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ना, चाइना उसमें काफी ज्यादा सपोर्ट दिया है। जब कहीं भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ इंडिपेंडेंस को लेके या फिर जब कहीं भी प्रॉक्सी वार्स हुआ ना, जैसे कि आपका जब कोरियन वार हुआ, वियतनाम वार हुआ ना, तो नॉर्थ कोरिया या फिर नॉर्थ वियतनाम को चाइना हमेशा से सपोर्ट करता आया है, ठीक है। एंड ये सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है। अगर हम लोग इंडिया का बात करेगा तो इंडिया में भी आप देखिएगा कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री पढ़ेगा तो मिजोरम का ना लालडेंगा का गवर्नमेंट हो का जो अंडरग्राउंड गवर्नमेंट था, या फिर आपका एनेशियन ना नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये सब को भी रेवोल्यूशनरी सपोर्ट चाइना दिया है, ठीक है। फिर है बैलेंस ऑफ पावर डिप्लोमेसी। चाइना एक स्ट्रेटेजी अपनाया था कि दो दो सुपर पावर का बीच में एक बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए ना। तो चाइना काफी कोशिश किया है कि दोनों का बीच में जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने का कोशिश वो कर रहा था, ठीक है। इसको भी आप देख सकता है। एंड ये भी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मेंबरशिप इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चाइना ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड वो क्या किया है, क्योंकि दो चाइना बटा हुआ था, है ना। एक रिपब्लिक ऑफ चाइना था, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था। तो इंटरनेशनल लेवल में ये एक कंफ्यूजन था कि रियल चाइना कौन है, कौन चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर किसको रिप्रेजेंटेशन देना है। तो चाइना काफी ट्राई किया है और वो जो रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको हम लोग ताइवान कहते हैं उसका जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है चाइना को, उसको रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशंस या फिर बाकी जितना भी इंटरनेशनल बॉडीज है उसमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अपना मेंबरशिप को लेने का कोशिश किया है और सक्सेसफुल भी हुआ है। 1971 में यूएन जनरल असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करता है जिससे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को फॉर्मल रिकॉग्निशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये है चाइनीज फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव है चाइनीज फॉरेन पॉलिसी का, कुछ प्रिंसिपल्स है ना, जो आपका पंसिल एग्रीमेंट साइन हुआ 1954 में नेहरू एंड चाओ इनलाइन का बीच में। तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये चाइनीज फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन है। उम्मीद है आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।